हेलो एवरीवन, आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी से भारत की न्यायपालिका, इंडियन जुडिशियरी के बारे में डिस्कस करेंगे। जुडिशियरी का स्ट्रक्चर देखेंगे हम और उसके बाद हम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारा इंडियन जुडिशियरी से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछे जाते हैं। इस लेक्चर में हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन जुडिशियरी, भारत की न्यायपालिका। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो जुडिशियरी है, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे ये हमने एक ट्रायंगुलर शेप बनाया है जिसमें सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं भारत में? तो एक ही है। ठीक है, एक तो हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था है, मतलब एक ही सर्वोच्च न्यायालय, उसके अंदर आते हैं हाई कोर्ट्स, फिर उसके अंदर आते हैं जिला और अधीनस्थ न्यायालय, फिर मुंसिफ न्यायालय, फिर न्याय पंचायत। ठीक है, तो सबसे ऊपर और एक ही हमारे देश में वो क्या, सर्वोच्च न्यायालय। फिर उसके बाद हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं। ये हर स्टेट में एक एक होगा। तो अभी हमारे यहाँ कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि हमारे स्टेट्स तो ज्यादा है, फिर 25 हाई कोर्ट क्यों है? क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट है। ओके, उसके फिर नीचे आते हैं, उसके नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय। ये जिले में एक होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं मुंसिफ न्यायालय, ये भी हर जिले में एक होते हैं। फिर आते हैं न्याय पंचायत। ठीक है, न्याय पंचायत जो होते हैं वो आपके गांव में एक होता है। ये एक विलेज में होता है, ये जिले में होते हैं, ये भी जिले में होते हैं, ये स्टेट में होते हैं और ये पूरे देश का एक ही होता है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं और अन्य जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनमें स्थानांतरण कर सकते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय कर सकते हैं उनके जो न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, सभी अदालतों को इनके फैसले मानने होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो भी फैसले होते हैं वो सारी की सारी अदालतें मानती हैं। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा और क्या सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है? तो हाई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग चल रहा है तो वो अपने पास बुला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई केस पेंडिंग चल रहा है तो उसको डायरेक्ट अपने पास बोल सकते हैं। तो कोई भी अदालत में कोई भी मुकदमा है वो अपने पास मंगवा सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, किसी भी अदालत का कोई भी मुकदमा। ठीक है, और किसी भी उच्च न्यायालय में कोई भी मुकदमा चल रहा है जो दूसरे न्यायालय में उसको भेज सकते हैं। मतलब कि 25 हाई कोर्ट है ना, एक हाई कोर्ट में चल रहा है, उस हाई कोर्ट में नहीं सही से काम चल रहा है उस पर, तो फिर दूसरे हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, तो ये कुछ भी कर सकता है, सबसे ऊपर है। इसका मतलब इनके मुकदमे अपने पास बुला सकता है, इसके किसी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकता है। ठीक है, इनके जो जजेस हैं उनका ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी पावर किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, इसके अलावा उच्च न्यायालय के पास क्या क्या पावर्स होती है? तो जितनी भी निचली अदालत है ना, ये नीचे वाली जो अदालत है, उन सभी के फैसले पर जो भी इनने मतलब कोई भी फैसला दिया, ठीक है, कोई भी फैसला देते हैं उस पर हम अगर अपील करेंगे तो हम उसके बाद कहाँ पे जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते। यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी फैसला हो रहा है किसी भी अदालत में तो उसमें जो अपील की जाती है वो अपील हाई कोर्ट उस अपील की सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे मौलिक अधिकार जो है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी का हनन हो रहा है तो रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत और यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय वो भी कर सकता है। राज्यों में क्षेत्राधिकार, राज्यों के जो क्षेत्राधिकार है उसमें आने वाले जो भी मुकदमे हैं उनका निपटारा कौन करता है? हाई कोर्ट ही करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ? और इन सभी को देखने की जो जिला और अधीनस्थ न्यायालय हैं और ये सारी न्यायालय जो हैं, मतलब इन सभी को, इन अदालतों को देखने का, इन पर नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? उच्च न्यायालय के पास होती है। ठीक है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। और जिला और अधीनस्थ न्यायालय जो होती है उनका काम क्या होता है? जिला न्यायालय, मतलब कि जिले में जो भी मुकदमे वगैरह आते हैं उनकी सुनवाई कौन करता है? जिला न्यायालय करती है। जो निचली अदालत है उनके फैसले पर अपील हम किसमें कर सकते हैं? जिला न्यायालय में कर सकते हैं। उनके फैसले पर अपील पर सुनवाई कर सकते हैं, मतलब ठीक है, इसे जो अपील होती है उस पर सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, आपराधिक मामले वगैरह देखते हैं जिला न्यायालय। तो यहाँ पे ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। अभी आज वाले लेक्चर में हम सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ पे है? तो संविधान के भाग 5 में बताया गया है, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल
कहां से कहां तक, 124 से लेकर 147 तक, भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। हमारे भारत के संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था के बारे में बताया गया है। एकीकृत न्याय व्यवस्था मतलब कि यही वाला कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये क्या है, एक ही न्याय व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि हर स्टेट में अलग अलग होगी, हर स्टेट में अलग अलग नहीं है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट। तो ये सारे के सारे हाई कोर्ट अलग अलग तो काम कर रहे हैं, हर स्टेट में अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन ये सभी किसके अंतर्गत आ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की। तो हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था है। ठीक है, ओके। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस आता है और 28 जनवरी 1950 को हमारे सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, भारत के संविधान में सबसे पहले 1773 में हमारा संविधान में ये जो आपका सर्वोच्च न्यायालय था वो बना था 1773 में कलकत्ता में। ठीक है, ओके। अब देखते हैं भारत के संविधान में संघीय या फेडरल न्यायालय जो है, फेडरल कोर्ट का प्रावधान कब किया गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत के संविधान में संघीय या फेडरल न्यायालय की व्यवस्था की गई है। फेडरल या संघीय, ठीक है, संघीय न्यायालय है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। फेडरल शब्द जो था वो 26 जनवरी 1950 को हटा दिया गया था और 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। क्लियर है, ओके। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उसके अंदर हाई कोर्ट आते हैं, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन। कब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस तरह से होता है, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वर्तमान में अभी सर्वोच्च न्यायालय में कितने जजेस हैं। देखिए कितने जज होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, तो सबसे पहले हमारे यहाँ 7+1, ठीक है, 8 न्यायाधीश थे। मूल संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें 7 अदर जजेस और एक जो अलग लिखा हुआ है वो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस तरह से टोटल 8 जजेस की बेंच होती थी। ठीक है, 8 जजेस होते थे सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में आपने देखा हुआ एक जज बैठे होते हैं और बाकी नीचे बहुत सारे बैठे होते हैं। तो 7 और 1 8 होते हैं जो हमारा मूल संविधान था उसमें। अब हम बात करें अभी की वर्तमान में हमारे यहाँ 34 जजेस हैं। ठीक है, कितने, 34। एक मुख्य न्यायाधीश है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी जो 33 हैं वो अन्य जजेस हैं। ये 2019 सितंबर 2019 में जोड़े गए थे। उससे पहले हमारे 31 जजेस थे। 31 जजेस में कौन से, 30+1, ठीक है। और अब कितने हो गए, 34 जजेस हो गए, 33 अदर जजेस +1 जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। अब ये गठन हमने देख लिया, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर बाकी सभी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं उसमें किसकी सलाह लेते हैं, किसका परामर्श लेते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेते हैं। ठीक है, संसद कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। कानून बना के इसकी संख्या में परिवर्तन की जा सकती है और टाइम पर ऐसा होता है। जैसे कि अभी देखो आप 2019 में किया गया, 34 जजेस हो गए। और ये देख रहे हैं हम गठन किस तरह से होता है, इनकी नियुक्ति किस तरह से होती है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, फिर उनकी सलाह पे बाकी सबकी करेंगे। ठीक है, लेकिन इनकी नियुक्ति के लिए एक पैनल होता है, कॉलेजियम होता है। कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू इनकी नियुक्ति होती है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को जो भी पर्सन ठीक लग रहा है उसकी नियुक्ति करते हैं, इस तरह से नहीं होता। एक कॉलेजियम सिस्टम होता है, उसके थ्रू इनकी नियुक्ति होती है और नियुक्ति पे शपथ राष्ट्रपति दिला देते हैं। ठीक है, ओके। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं क्या है। नियुक्ति हो गई, गठन की बात कर ली हमने, नियुक्ति की बात कर ली, फिर इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन पर्सन एलिजिबल है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास भारत का नागरिक हो। ठीक है, संवैधानिक पद में भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। उसके बाद कम से कम 5 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश कितने टाइम के लिए रह चुका हो, 5 साल के लिए। कम से कम 10 साल के लिए, या तो ये हो, ये नहीं है तो, या फिर कम से कम 10 वर्ष के लिए किसी हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो। 5 साल के लिए जज रहा हो हाई कोर्ट का, या फिर 10 साल के लिए वकालत कर चुका हो किसी भी हाई कोर्ट की। ठीक है, राष्ट्रपति के विचार से सुविख्यात विधिवेत्ता मतलब कि कानून का ज्ञाता हो, तो उस पर्सन को जो राष्ट्रपति है हमारे वो क्या बना सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश CJI बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसके बाद हाईकोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए, या फिर हाईकोर्ट में लॉयर की तरह काम करना चाहिए, वकालत करना चाहिए 10 वर्ष के लिए, और राष्ट्रपति की नजर में ये जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो बनने के लायक। ठीक है, ये योग्यता होती है। अभी हमारे जो राष्ट्रपति, ये हमारे राष्ट्रपति हैं,
न्यायाधीशों की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है। नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। क्लियर है। इस नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था होती है। कॉलेजियम व्यवस्था में एक तो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई और 4 अदर जजेस होते हैं। एक तरह से इनका पैनल बैठता है जिसको हम कॉलेजियम बोलते हैं। ये कॉलेजियम बेसिकली है क्या, देखिए कॉलेजियम करता क्या है। यहाँ पे कॉलेजियम के बारे में देख लेते हैं। कॉलेजियम जो सिस्टम है उसमें क्या है। कॉलेजियम प्रणाली का उपयोग उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके स्थानांतरण के लिए किया जाता है। मतलब उनकी नियुक्ति और उनका स्थानांतरण, इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम का यूज किया जाता है। इसका जन्म 3 जो न्यायाधीशों के मामले थे उनके माध्यम से हुआ और ये 1998 से चलन में है। देखिए संविधान में कहीं पे भी नहीं लिख रखा इस कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। मूल संविधान में या लगातार संशोधनों में कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं लिखा था। तो ये किस तरह से आया, ये कॉलेजियम सिस्टम आया किस तरह से। तो जो 3 मामले आए थे, एक तो 1982 में आया था, 1993 में आया था और 1998 में आया था। सबसे पहले क्या हुआ था, जो 1982 का मामला था उसमें ये निर्धारित किया गया था आर्टिकल 124 के अंतर्गत। इसमें लिखा गया था कि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाने के लिए मतलब परमिशन लेना उनकी राष्ट्रपति पर ये चीज मतलब फोर्सफुली उनको नहीं होगा कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से या किसी भी जज से इसकी बारे में सलाह लें। ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, परामर्श लेना जरूरी नहीं है राष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ पे तो मतलब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से बना सकते हैं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से बनाएंगे मतलब कि संसद अपनी मर्जी से बना सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति तो वही सारे काम करते हैं ना जो मंत्रिपरिषद बोलती है, ठीक है। उसके बाद फिर आया 1993 का मामला। इसमें यह हो गया कि 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श करना जरूरी है, ठीक है। राष्ट्रपति को उनसे सलाह लेनी चाहिए, ऐसा है, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए जो परामर्श है वो राष्ट्रपति को मानने होंगे, परामर्श देंगे वो, और ये राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्यकारी है। मतलब यहाँ बोल दिया कि जरूरी नहीं है राष्ट्रपति माने, यहाँ पे बोल दिया कि नहीं मानना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा मामला आया। तीसरा मामले में क्या हुआ, तीसरे मामले में यह आया कि राष्ट्रपति को इनकी बात माननी ही पड़ेगी। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनसे पूछना ही पड़ेगा, जो भी मंडल बैठेगा वो मतलब उसकी जो कॉलेजियम होगा उससे पूछा जाएगा। सरकार को ये मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, मतलब राष्ट्रपति उन्हीं को ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई फॉलो नहीं कर रहा है अगर उस प्रोसेस को, तो फिर जरूरी नहीं है राष्ट्रपति माने, लेकिन वैसे राष्ट्रपति को मानना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। अब कॉलेजियम सिस्टम की वर्किंग भी देख लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग ऑफ कॉलेजियम सिस्टम क्या होती है, वर्किंग कॉलेजियम सिस्टम की। तो कॉलेजियम जो होता है वो केंद्र सरकार को वकीलों और न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश करता है। कॉलेजियम मतलब कि ये जो जजेस का पैनल है वो बैठता है और वो केंद्र सरकार को कुछ वकीलों के नाम और कुछ जजेस के नाम बताता है कि हम इनको चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नया जज बनाया जाए या और जजेस में शामिल किया जाए। केंद्र सरकार भी अपने कुछ नाम जो होती है वो कॉलेजियम को भेजती है कि भाई हम चाह रहे हैं कि इनको दिया जाए। अब केंद्र सरकार ने कॉलेजियम को भेज दिया तो फिर कॉलेजियम क्या करेगा, केंद्र सरकार द्वारा जो भी नाम दिए गए हैं, जो भी सुझाव दिए गए हैं उन पर विचार करता है कि इनको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और अंतिम अनुमोदन के लिए फाइल को सरकार के पास भेजता है। विचार करने के बाद डिसाइड कर लिया, डिसाइड करने के बाद फिर सरकार के पास भेज दिया उन्होंने ये फाइल। ओके, सरकार के पास कॉलेजियम ने भेजी तो यहाँ पे आ गई डायरेक्ट, ठीक है, या फिर केंद्र सरकार ने कॉलेजियम के पास भेजी फिर उन्होंने वापस भेजी तो यहाँ पे सरकार के पास आ गई। अगर कॉलेजियम फिर से उसी नाम का विरोध करता है, मतलब सरकार ने बोला ठीक है और कॉलेजियम ने मान लिया ठीक है, लेकिन सरकार ने बोला कॉलेजियम ने मना कर दिया, उसके बाद सरकार ने वापस बोला वापस से मना कर दिया, फिर से उसी नाम का विरोध कर दिया, तो सरकार को नामों पर अपनी सहमति देनी होगी। मतलब कि जिन जो नाम कॉलेजियम ने बताए हैं वही मानने पड़ेंगे। 2 बार में तो मानने ही पड़ेंगे, एक बार में बोल सकते हैं नहीं आप देख लो वापस, अगर ऐसा हो सके तो नहीं तो मानना ही पड़ेगा। मतलब कि मेन किसकी चल रही है, कॉलेजियम की चल रही है, लेकिन जवाब देने के लिए समय सीमा तय नहीं है। इसी वजह से न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसमें लंबा समय लगता है, तो कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं है, इसी वजह से इनकी जो ज्वाइनिंग होती है उसमें काफी टाइम लगता है। तो कॉलेजियम सिस्टम बेसिकली होता क्या है, 4 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपस में मिलकर क्या करते हैं, इस तरह से बहस चलती है, बात करते हैं कि हमें किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, और फाइनली अगर बन जाता है, अगर इस तरह से होता है, फिर उसके बाद बनने के बाद सरकार के पास नाम भेजते हैं, सरकार को उस पर साइन करना पड़ता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ एनजेएसी। अब पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एनजेएसी क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये क्या होता है, देखिए ये जो नेशनल
जो आपका जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, इस कमीशन में बेसिकली है क्या, इसमें कुछ सदस्य होंगे। 99वां संविधान संशोधन हम यहाँ देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधिनियम की स्थापना की गई थी। मतलब जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है उसको चेंज करने के लिए 99 संविधान संशोधन अधिनियम था 2014 में लाया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा, मतलब उन्होंने इसको नहीं माना, और जो एनजेसी आया था उसको इस आधार पर असंवैधानिक ठहराया। उन्होंने बोला कि ये असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि न्यायिक नियुक्ति में राजनीतिक कार्यपालिका की भागीदारी मूल संरचना के सिद्धांतों के खिलाफ है। क्या बोला इन्होंने कि आप जो एनजेसी था, एनजेसी में बेसिकली क्या गया था, इसमें आयोग में कुल 6 सदस्य होंगे, जो 6 सदस्य होना था इस आयोग में। ठीक है, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे एक तो, ठीक है, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, 2 कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, 1 कानून मंत्री होंगे, 2 प्रख्यात जो भी आपकी हस्तियां हैं वो होंगी, 2 सदस्य जो होंगे उनमें से 2 प्रख्यात हस्तियां, तो मतलब 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गए, ठीक है, उसके बाद 1 कानून मंत्री हो गए तो 4, उसके बाद 2 और सदस्य होंगे जो कि कोई भी प्रख्यात हस्तियां हो सकती हैं। मतलब ये जो हस्तियां हैं मतलब उनमें से SC/ST का 1 पर्सन होना चाहिए। तो ये जो है ना, ये कॉलेजियम की जगह ये चयन करेगी किसको CJI बनाना है, किसको न्यायाधीश बनाना है। तो ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये था। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारे जो कॉलेजियम है उसमें जजेस बैठते हैं, कोई और नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 1 आप CJI को कर रहे हो, 2 अलग से कोई सदस्य ला रहे हो, ठीक है, 1 कानून मंत्री ला रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इसमें कार्यपालिका को इसमें इंटरफेयर कर रही है, किसमें, हमारी जुडिशियरी में। तो अगर आप जुडिशियरी में इनका इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी। हमारी जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो मूल संरचना के सिद्धांत जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसके खिलाफ हो गई ये बात। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है, इसके चयन के लिए बेसिकली पहले 3 सदस्यीय समिति बैठनी थी, है ना, वो इसका चयन करती। तो ये हमारा था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 जो आया था, जिसके तहत हमने एनजेसी लेके आए, लेकिन एनजेसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मना कर दिया। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ एनजेसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, 1 यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस और 2 एमिनेंट पर्संस होंगे। तो ये होने थे इसमें एनजेसी में। ठीक है, एनजेसी में क्लियर है, जो मैंने आपको यहाँ बताया वही सेम चीज है। ये लोग एनजेसी के सदस्य होने थे जो कि किसकी नियुक्ति करेगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने ये पढ़ा, उसके बाद हमने ये कॉलेजियम सिस्टम पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि इनकी नियुक्ति हो गई, कॉलेजियम सिस्टम के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई और ये न्यायाधीश आ गए। अब उसके बाद उनका कार्यकाल कितना होता है, वेतन कितना होता है। तो देखिए, कार्यकाल इनका जो है वो कोई ऐसा कार्यकाल नहीं है कि इनकी 5 साल का कार्यकाल है या 10 साल का है, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा टाइम ड्यूरेशन नहीं है। इनकी मैक्सिमम एज लिख रखी है, कितनी है, 65 ईयर्स। 65 ईयर की आयु जिस भी न्यायाधीश की हो जाएगी वो अपने पद से चला जाएगा। मतलब कि इनकी मैक्सिमम एज कितनी है, 65 ईयर्स। ठीक है, काम करने की। ओके, मिनिमम एज भी है क्या, तो नहीं, मिनिमम एज नहीं है, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो अभी हमने बताया, 10 साल के लिए वकालत कर चुके हो, 5 साल के लिए हाईकोर्ट के जज रह चुके हो, तो बेसिकली ये रहता है। बाकी इनकी कोई मिनिमम एज तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज कितनी होती है, 65 ईयर्स, इतने तक। मान लीजिए 65 ईयर्स में कोई पर्सन मतलब 62 में इनको इनके पद पे रखा गया है तो ये 65 तक काम करेंगे। इनको 40 में रखा गया है तो भी 65 तक काम करेंगे। ठीक है, तो ये इनकी मैक्सिमम एज कितनी होती है, 65 ईयर्स। ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। अपॉइंट कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते जो है वो भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं, आर्टिकल 125 के अंतर्गत। देखिए, इनके जो वेतन भत्ते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि से दिए जाते हैं और इनके वेतन भत्ते इनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तब इनके वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, इनके वेतन भत्ते कम नहीं किए जाएंगे।
ओके, क्लियर है। महाभियोग प्रस्ताव के बाद न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। अब इनको इनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इनको इनके पद से हटाने के लिए कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग देखते हैं आप, सेम उसी तरह से इन पर भी महाभियोग प्रस्ताव लगता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम अभी देखेंगे। अभी तक इस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी न्यायाधीश को उनके पद से नहीं हटाया गया है, तो किसी भी न्यायाधीश को उनके पद से नहीं हटाया गया है इस प्रोसेस से, महाभियोग की प्रोसेस से। अब ये महाभियोग की प्रोसेस क्या होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति या उन पर महाभियोग जो लगाया जाता है वो किस तरह से होता है? देखिए, इन पे महाभियोग लगाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विधेयक आना चाहिए, ठीक है। अब आएगा कैसे? लोकसभा के सदस्यों को लग रहा है कि ये जो न्यायाधीश है ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको हमें हटाना है। तो कितने लोगों को लगना चाहिए भाई? 100 लोगों को लगना चाहिए। 100 लोग लिखित में नोटिस देंगे, किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है, स्पीकर को ये लिखित में नोटिस देंगे कि भाई इसको हमें हटाना है। 100 लोगों ने नोटिस दे दिया, तो फिर क्या कराएंगे? वोटिंग कराएंगे। अध्यक्ष पहले कमेटी भी बैठेगी, कमेटी चेक करेगी क्या ये जो लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ठीक है, फिर ये अप्रूव कर देगी, तो फिर क्या होगा? अध्यक्ष वोटिंग कराएंगे। वोटिंग कराएंगे तो वोटिंग में 2/3 वोट अगर होते हैं, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी होती है, तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। आगे बढ़कर कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। फिर राज्यसभा में भी वोटिंग होगी और राज्यसभा के भी 2/3 लोग वोट देंगे, तो फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अगर इस पे साइन कर देते हैं तो फिर ये जो भी न्यायाधीश है उनको उनके पद से हटाया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये प्रोसेस राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकती है। लोकसभा से स्टार्ट हुई तो लोकसभा के 100 लोगों ने लिखित में नोटिस दिए, फिर वोटिंग कराई गई, तो 2/3 वोट अगर होते हैं यस में, तो फिर यहाँ से पास हो गया। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा में 2/3 लोग मेजोरिटी से वोट देते हैं, अगर पास हो गए तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे तो इनको इनके पास से हटा दिया जाएगा। ये प्रोसेस राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकती है। उसके लिए राज्यसभा के जो 50 लोग हैं वो लिखित में नोटिस देंगे, किसको? चेयरमैन को, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो इसकी चेयरमैन है उनको नोटिस देंगे। चेयरमैन अप्रूव कर देंगे, कमेटी वगैरह वो सब कुछ होगा, फिर वोटिंग कराई जाएगी, 2/3 लोग वोट देंगे, फिर उसके बाद लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में जाने के बाद लोकसभा में 2/3 लोग वोट देंगे, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। देखिए, जहां से विधेयक स्टार्ट हो रहा है सिर्फ वहीं पर नोटिस देना है। जैसे लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है तो लोकसभा में नोटिस देंगे, राज्यसभा से स्टार्ट हो रहा है तो राज्यसभा में नोटिस देंगे, बार बार नोटिस नहीं दिया जाएगा। लोकसभा में अगर स्टार्ट हो रहा है तो लोकसभा के 100 लोग लिखित में नोटिस दे रहे हैं, राज्यसभा में स्टार्ट हो रहा है तो राज्यसभा के 50 लोग लिखित में नोटिस दे रहे हैं। एक बार राज्यसभा से साइन हो गया, मतलब कि 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, तो फिर लोकसभा में जाएगा, फिर सिर्फ वोटिंग होगी, उसमें वापस से लिखित में नोटिस वगैरह नहीं देना है। तो ये होता है प्रोसेस, किस चीज की? इम्पीचमेंट प्रोसेस की। अभी तक इससे किसी को भी नहीं हटाया गया है, क्लियर है? इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉलेजियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वर्किंग पढ़ चुके हैं, एनजेसी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस की। यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। शपथ कौन दिला रहा था इनको? तो राष्ट्रपति ने दिला रहे थे, और संविधान की 3री अनुसूची के हिसाब से शपथ दिलाई जा रही थी, ठीक है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ये क्या होते हैं? आर्टिकल 126 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय खाली होता है या फिर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं, किसी भी कारण से अपने कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब कि क्या है? ये चीफ जस्टिस का काम कर रहे हैं जब चीफ जस्टिस नहीं है। मान लीजिए हमारे मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय खाली है, वो नहीं है, वो अनुपस्थित है, किसी भी वजह से वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हीं की जगह पे उनके कामों को संभालने के लिए राष्ट्रपति जो है वो एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस को नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एड हॉक जजेस क्या होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं। आर्टिकल 127 के अनुसार जब स्थायी न्यायाधीशों की संख्या यानी कि क्वोरम, न्यूनतम संख्या जो है उसमें कमी होती है, मतलब कि क्या है, हमारे यहाँ 34 जजेस हमने बोल दिए, 34 जजेस मतलब कि 33 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अदर जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक चीफ जस्टिस हो जाएंगे। अब इस तरह से आपके 34 जजेस हैं। अगर ये संख्या कम पड़ रही है, ठीक है, ये संख्या आपको कम पड़ रही है, इस संख्या में कमी है, क्वोरम पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, कम लोग हैं, तो फिर एड हॉक जज बनाए जाते हैं, तदर्थ न्यायाधीश बनाए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में एक अस्थायी यानी कि एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। एक तदर्थ न्यायाधीश या एक अस्थायी न्यायाधीश बना सकते हैं, ठीक है। एड हॉक जज उनको बोलते हैं, मतलब कि जब भी क्वोरम पूरा नहीं है तो बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति बनाते हैं, क्लियर है। अब होते हैं रिटायर्ड जजेस। देखिए ये सब आपको याद रखना है, एड हॉक जजेस क्या होते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होते हैं, और रिटायर्ड जजेस का क्या काम होता है। रिटायर्ड मतलब रिटायर हो गए तो उनका क्या काम?
अब उनका काम देखते हैं। किसी भी समय पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, के सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उनका रिटायरमेंट हो गया है, वो रिटायर हो चुके हैं, तो उसके बाद उनसे अनुरोध कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं प्लीज, कब बोलेंगे, जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए मतलब योग्य हो। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उच्चतम न्यायालय के, तो ऑब्वियसली उसमें नियुक्ति के लिए तो वो होंगे, इतनी क्वालिफिकेशन उनके पास होगी। लेकिन अगर वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको 5 साल उन्होंने हाईकोर्ट में जज रह चुके हो या फिर 10 साल के लिए वकील रह चुके हो। तो कोई भी ऐसा न्यायाधीश जो यहाँ से अब रिटायर हो चुका है, ठीक है, ये तो आपकी खत्म हुई क्योंकि तो सिर्फ एडवोकेट है, 5 साल के लिए हाईकोर्ट का जज रह चुका हो, तो वो पर्सन अगर यहाँ से रिटायर हो चुका है और उस रिटायर्ड जज की जरूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो उनसे बोल सकते हैं कि वे अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करें। काम बहुत ज्यादा है तो आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करना है अस्थायी अवधि के लिए, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है इसमें। वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ऐसा कर सकते हैं, पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, ऐसे नहीं रखेंगे तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करते हैं। ये जो भी पर्सन यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे उन्हें वो सारे के सारे वेतन और भत्ते मिलते हैं जो कि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, ठीक है। कौन से वेतन भत्ते मिलते हैं, जो राष्ट्रपति उनके लिए निर्धारित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और विशेष अधिकार का भी आनंद लेते हैं, लेकिन उसे उच्च न्यायालय, मतलब जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं माना जाता। देखिए, तो उनको वो सारे वेतन भत्ते सब चीजें मिलेंगी जो बाकी सारे जजेस को मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो सर्वोच्च न्यायालय के जज नहीं होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने 3 तरह के देखे, एक बार और इन तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखा हमने एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होते हैं, आर्टिकल 126 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं है, किसी वजह से तबियत खराब है, कुछ भी किसी भी रीजन से नहीं है, उनकी कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे, तो उनकी जगह पे एक्टिंग चीफ जस्टिस को बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं एडहॉक जज। एडहॉक जज क्या होते हैं, आर्टिकल 127 में। अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा है, ये जो न्यायाधीश हैं उनमें कुछ कमी है, मतलब उनकी संख्या में कुछ कमी है, तो उनकी जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें एक तदर्थ न्यायाधीश, एक अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं रिटायर्ड जज की। जो हाई कोर्ट से जज रिटायर हो गए हैं या सर्वोच्च न्यायालय से उच्च जो सुप्रीम कोर्ट है उससे रिटायर हो चुके हैं, ऐसे कोई भी रिटायर होने वाले जज जो उसके लिए लायक हो, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए लायक हो, उनको सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उनसे इस तरह का अनुरोध कर सकते हैं कि वो अस्थायी टाइम के लिए, मतलब कि हम टाइम नहीं बता रहे हैं, जब तक हमें जरूरत होगी तब तक आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करें। ये इसके लिए पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगी और फिर वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम कर सकते हैं, और उनको वो सारे वेतन और भत्ते मिलेंगे जो कि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। वो सारे के सारे क्षेत्राधिकार, शक्तियां सब कुछ मिलेंगी उनको, ठीक है, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या चीफ जस्टिस की बात कर रही हूँ, ये जो रिटायर्ड जज है क्या वो चीफ जस्टिस का काम करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम नहीं करेंगे, बाकी जो जजेस है ना उनमें से किसी का काम करेंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़ लिया और जजेस जो हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के बारे में, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है किस तरह से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, अगर हमारी जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तो दिक्कत क्या होगी, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है या जो हमारी विधायिका है उसका इन्वॉल्वमेंट अगर होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, निष्पक्ष काम नहीं कर पाएंगे, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उनकी फिर जो भी फैसले होंगे उनमें बाइसिंग होगी, तो ऐसा ना हो इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट बनाया गया है, इनको कुछ पावर्स मिली है। क्या इंडिपेंडेंट बनाया गया, किस तरह से, इनकी नियुक्ति का तरीका, इनकी नियुक्ति के तरीके के लिए क्या है, कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम क्या बताता है, इसमें जजेस होते हैं, कोई भी कार्यपालिका का कोई भी पर्सन नहीं है, तो कॉलेजियम सिस्टम होने की वजह से इनकी जो नियुक्ति है वो कैसी होती है, उसमें सरकार का हाथ नहीं होता है। अगर सरकार का हाथ होगा तो फिर सरकार कुछ भी काम करा सकती है, ठीक है। अगर मतलब सरकार के हाथ होने से इन लोगों की नियुक्ति होती है, फिर सरकार के अंडर ही काम करेंगे, वो सरकार के अंडर काम करेंगे, तो फिर वहां पे इतना निष्पक्ष काम नहीं होगा। इसीलिए नियुक्ति का तरीका इनका बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। कार्यकाल की सुरक्षा, इनका जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष की आयु होने तक, पूर्ण होने तक इनको इनके पास से कोई नहीं हटा सकता। हटाना भी है ना तो उसकी प्रोसेस बहुत ही टफ है। कौन सी है, महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि काफी टफ है। लोकसभा, राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से बहुमत साबित होगा तभी इनको हटाया जाएगा। तो कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। निश्चित सेवा शर्तें, इनकी सेवा शर्तें निश्चित है।
ठीक है। ये इनके रिटायरमेंट के बाद जब ये रिटायर हो जाते हैं वो किसी भी और जगह पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो इनकी सेवा शर्तें निश्चित हैं। समेकित निधि पर व्यय, इनकी जो सैलरी दी जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उनकी सैलरी को कम भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनकी सैलरी को अननेसेसरली कम नहीं किया जा सकता। तो ये सब इनको एक तरह से इसी वजह से इनको इंडिपेंडेंट बनाया गया है। न्यायाधीशों की आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती, सेवानिवृत्ति के बाद ये अभ्यास नहीं कर सकते हैं, अपनी अवमानना के लिए किसी को भी दंडित कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं, बिल्कुल वही कॉलेजियम सिस्टम से अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर रहे हैं, मतलब और जजेस को नियुक्त कर रहे हैं। इसके अधिकार क्षेत्र में पर्दा नहीं उठाया जा सकता और कार्यपालिका से अलग है। ये कार्यपालिका से अलग है। इनकी जो रिटायरमेंट के बाद ये कहीं भी और प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब इनकी कोई अगर अवमानना करता है सुप्रीम कोर्ट की तो उसको दंडित कर सकते हैं। अपने अंडर जितने भी जजेस हैं उन सबकी नियुक्ति ये खुद ही करते हैं, सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं है, ठीक है। सिर्फ सरकार से बोला जाता है, नाम मात्र का है। इनके अधिकार क्षेत्र जो है उनको कम नहीं किया जा सकता। तो ये सभी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट बनाती है और इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये अपना काम निष्पक्ष कर सकते हैं, ठीक। ओके, अब देखते हैं ज्यूरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है और उनका क्या अधिकार क्षेत्र है, क्या ज्यूरिडिक्शन है, उसके बारे में यहाँ देखते हैं। तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की ये पावर्स होती हैं। सबसे पहले उनका होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ये आर्टिकल 131 में दे रखा है। अपीलीय क्षेत्राधिकार है, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन जो है इनका वो दे रखा है आर्टिकल 132, 133, 4 और 6, ठीक है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है इनके पास आर्टिकल 143। अभिलेख न्यायालय 129 और रिट न्यायालय आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 ये क्या बताता है, जब भी किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट जारी कर सकता है। ये दे रखा है आर्टिकल 32 में, ठीक है, जिसको हमने फंडामेंटल राइट्स जो थे उसमें पढ़ा था। यहाँ पर भी हम इस चीज को पढ़ेंगे। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अभिलेख न्यायालय मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट दिए सुप्रीम कोर्ट में, वो सभी एक तरह से कोई भी जो दूसरे कोर्ट्स हैं जैसे कि हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर उनको कोई उसी तरह का फैसला लेना है तो वो क्या कर सकते हैं, जो इनके नोट्स है ना उनको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार क्या है? तो ये जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो परामर्श लेते हैं किससे? सुप्रीम कोर्ट के जज से। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार होते हैं इनके पास। अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं, अगर हाई कोर्ट का कोई जजमेंट पसंद नहीं आया, हमें किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट पसंद नहीं आया, तो हम जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पसंद नहीं आया तो हाई कोर्ट में जाके अपील करते हैं, हाई कोर्ट का पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करते हैं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है इनका? ये होता है किसी भी स्टेट, दो स्टेट के बीच में कोई फैक्ट है, मतलब उनके बीच में कोई मुद्दा है, या फिर हम बात करें स्टेट और सेंटर के बीच में कोई मुद्दा है, तो उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं उसको सॉल्व करने का काम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो एक एक देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131, यहाँ पे संघीय अदालत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच में विवादों का फैसला करता है। विभिन्न इकाइयों के बीच में या फिर केंद्र के बीच में, केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में युद्ध, मतलब कोई भी विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। केंद्र एक तरफ हमारा केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ एक या एक से ज्यादा राज्य है, तो उनका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। केंद्र और किसी भी राज्य का, मतलब यहाँ एक या एक से ज्यादा राज्य थे और कोई भी एक राज्य और केंद्र के बीच में है, केंद्र और एक राज्य एक साथ है, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन कौन हो गया? एक या एक से अधिक राज्य हो गए, ठीक है। मतलब केंद्र और कोई राज्य और दूसरे कोई और राज्य, एक या एक से ज्यादा, और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में। मतलब कि क्या है, दो राज्यों के बीच में हो रहा है, दो राज्य आपस में कोई विवाद है, ठीक है। इसके अलावा दो से ज्यादा राज्यों के बीच में विवाद हो रहा है, मतलब कि एक फैक्ट पे दो से ज्यादा राज्यों के बीच में विवाद है, ठीक है। दो सेम साइड में चल रहे हैं, 3-4 सेम साइड में चल रहे हैं। केंद्र और बाकी राज्यों के बीच में विवाद है, या केंद्र के साथ कोई राज्य है, एक आध राज्य उसके साथ है, या 2-4 राज्य हैं और इधर दूसरी तरफ 2-4 राज्य। तो ये सभी जो मैटर्स है ना, इनको सॉर्ट आउट करने का काम किसका होता है? सर्वोच्च न्यायालय का होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है रिट ज्यूरिडिक्शन, अधिकार क्षेत्र। इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 के हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ये हमारे मौलिक अधिकारों के हनन पर की जाती है, ठीक है। इसके तहत कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो अपील के माध्यम से जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट में जाए, कोई भी है
है पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट में बात करता है, वहां के बाद फिर हाई कोर्ट में जाता है मामला, फिर हाई कोर्ट यहाँ पे पसंद नहीं आया तो फिर हम हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में पसंद नहीं आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो अगर यहाँ पे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और हमें लग रहा है कि ये हमारे अधिकार हमें नहीं दिला रहा है, तो हम सीधे के सीधे कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ के बाद यहाँ जाए, यहाँ के बाद यहाँ जाए, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। हालांकि उच्च न्यायालय में भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। हाईकोर्ट को भी यह अधिकार है कि मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एपीलेट ज्यूरिडिक्शन की, अपील न्यायिक क्षेत्र। ठीक है, अपील के हिसाब से हम जा रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील की अदालत है और निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। मतलब कि किसी हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया जो कि ठीक नहीं लगा, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं। तो जो निचली अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इन सभी के जो निर्णय है ना, उनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मतलब हमें यहाँ पे पसंद नहीं है तो इनके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं। यह एक विस्तृत अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त करता है, जिसे चार प्रमुख इन मैटर्स में इसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि संवैधानिक मामलों में अपील, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, संवैधानिक मामले हैं, उनमें अपील कर सकते हैं। दीवानी मामलों में, सिविल मैटर्स में अपील कर सकते हैं। आपराधिक मामलों में, मतलब कि जो क्रिमिनल मैटर्स हैं, उनमें अपील कर सकते हैं। और जो स्पेशल लीव, मतलब कि विशेष अवकाश द्वारा अपील कर सकते हैं। मतलब कि हम किसी भी मैटर में, वैसे कि किसी भी मैटर में अपील की जा सकती है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उन पे अपील की जा सकती है, सिविल मैटर्स है उन पे की जा सकती है, क्रिमिनल मैटर्स है उन पे की जा सकती है। ठीक है, तो किसी भी मैटर पे अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जो भी निचला कोर्ट है उसकी अगर हमें, जैसे कि हाई कोर्ट में जाएगा ना पहले मामला, तो हाई कोर्ट की जो निर्णय है वो हमें पसंद नहीं आया तो उसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन की। एडवाइजरी मतलब सलाहकार के रूप में इसके पास अधिकार है। आर्टिकल 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को मामलों की दो श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। मतलब राष्ट्रपति दो मामलों में इनसे क्या ले सकते हैं, राय ले सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से। एक तो सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य कि किसी भी सवाल पर जो भी कोई मैटर यहाँ पे उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, मतलब सार्वजनिक महत्व का कोई भी मामला है, ठीक है, कोई भी फैक्ट है, किसी भी सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से राय ले सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, सार्वजनिक महत्व का कोई भी मामला है, कोई भी कानून है। ठीक है, किसी भी पहले कोई भी संधि हुई, पहले कोई समझौता हुआ था, कोई बातचीत हुई थी, कोई समान साधनों से उत्पन्न कोई भी विवाद हुआ, मतलब पहले कोई भी संधि हुई, जैसे कि जम्मू कश्मीर इंडिया में आ गया, ठीक है, तो इस ये मैटर है, पहले संधि हुई थी उससे आया, ठीक है, सिक्किम आया जैसे, तो ये कोई भी पहले की कोई संधि हुई, समझौता हुआ दो चीजों के बीच में, दो जमीन के बीच में बेसिकली, तो अगर ऐसा समझौता या कोई भी पूर्व संधि हुई है, उससे संबंधित कोई भी राय लेना है तो राष्ट्रपति किससे ले सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से ले सकते हैं। तो ये होता है एडवाइजरी, मतलब ये एडवाइस देते हैं किसको, राष्ट्रपति को। ओके, अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेखों का न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब कि रिकॉर्ड रखे जाते हैं जिससे दूसरे जो कोर्ट्स है ना वो इसको रेफर कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि भाई ऐसा पहले मामला हुआ था, इसमें इस तरह की सजा दी गई थी, इस तरह का जजमेंट दिया था और ये इसी तरह से अब यहाँ पे हम देंगे। ठीक है, तो न्यायालय के रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास दो शक्तियां होती हैं। उच्चतम न्यायालय मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्रवाई या कार्य सदस्य, स्मृति और गवाही के लिए दर्ज किए जाते हैं, मतलब कि एक तरह से पूरे रिकॉर्ड रखा होता है, हमेशा याद रखने के लिए, और गवाही के लिए इनके दर्ज किए जाते हैं रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड स्पष्ट मान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और किसी भी अदालत में पेश किए जाने पर पूछताछ नहीं की जा सकती। मतलब कि इनके रिकॉर्ड हैं उनको किसी भी न्यायालय में पेश किया जा सकता है। ये कानूनी मिसाल और कानूनी संदर्भ के रूप में जाने जाते हैं। मतलब कानूनी मिसाल क्या, मतलब ये होता है एक तरह का जजमेंट है ना, तो एक तरह का ये क्या हो गया कि भाई इसी तरह से होती है चीज। ठीक है, तो कानूनी एक तरह की मिसाल या कानूनी संदर्भ में मतलब ये उस तरह से होते हैं कि ऐसा चलता है। ठीक है, एक तरह से सारी चीजें तो लिखी नहीं हुई हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय जो भी करता है वो किसके हिसाब से करता है, हमारे संविधान के हिसाब से करता है। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, ये उस तरह से होता है कि जो पुराने मामले हैं या जिस टाइम पे जो सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग जजमेंट दिया जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, जो भी उन्होंने जजमेंट दिया है ना उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, किसी भी कोर्ट में ये दिखाया जा सकता है। इसमें अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। किसी भी अदालत की अवमानना होती है तो उसमें दंडित करने की शक्ति होती है, या तो 6 महीने का कारावास होता है या 2000 रुपए
तक का जुर्माना होता है या दोनों के दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में बेसिकली इनकी रिकॉर्ड रखा जाता है, इनकी जो भी जजमेंट है उनका। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की इनके पास पावर होती है। न्यायिक समीक्षा की, न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। मतलब कि जो भी, मतलब कि या तो हम बात करें केंद्र की या राज्य की या दोनों सरकार जो है उनकी, जो भी वो विधान बना रहे हैं, जो भी वो कानून बना रहे हैं, जो भी वो अधिनियम लेके आ रहे हैं, ठीक है, जो भी वो आदेश दे रहे हैं, उसकी वो क्या संविधान के अकॉर्डिंग ही है, कहीं संविधान में चेंज तो नहीं करते, मतलब संविधान में कोई अननेसेसरली चेंज या कोई नेगेटिव चेंज तो नहीं किया है, उस चीज की जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो जुडिशियल रिव्यू कर रहा है, ठीक है, न्यायिक समीक्षा कर रहा है, इसकी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यदि केंद्र और राज्य संविधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध बताया जा सकता है, असंवैधानिक बताया जा सकता है और अमान्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर वो चीज उनको सही नहीं लगती, उनको लगता है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज हो रहा है, और चेंज किस तरह से, जो हमारा उसका मेन पॉइंट था वही आपने पूरी तरह से चेंज कर दिया, मतलब कोई नेगेटिव चेंज अगर हो रहा है तो उसको अवैध बता सकता है सुप्रीम कोर्ट, असंवैधानिक बता सकता है, अमान्य बता सकता है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है। अब यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स पूरी पढ़ ली, 5 तरह की। अब यहाँ पे देखते हैं वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हमारे कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं। ठीक है, ये 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 18 नवंबर 2019 से को ये बने थे और ये कब तक है? 23 अप्रैल 2021 तक। ठीक है, इस दिन इनकी एज हो जाएगी वो 65 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, तो 65 वर्ष की आयु के बाद ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, हमारे वर्तमान सीजेआई तो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, इस दिन इनका हो जाएगा। और ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था, ये तो हमें पता है। ठीक है, और 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें इस चीज को। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या क्या है, जिसकी आपको सारी चीजें याद रहे। हमने यहाँ पे सबसे पहले पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय है जो हमारा वो सबसे ऊपर है और भारत में एक है। उच्च न्यायालय भारत में 25 है, जिला अधीनस्थ न्यायालय हर जिले में है, मुंसिफ न्यायालय जिले में है और न्याय पंचायत जो है वो गाँव में है। ये हमारे नगर पालिका जो न्यायपालिका है उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान हमारे आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक बता रखा है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक किस भाग में? भाग 5 में। जो हमारा संविधान है वो कैसा है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। 6 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। सबसे पहले 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय था सबसे पहले हमारा, फिर उसके बाद दिल्ली शब्द हो गया। और यहाँ पे फेडरल शब्द जो था वो 26 जनवरी 1950 को हटा दिया गया। ठीक है, फेडरल जो है वो हमारा जो फेडरल या संघीय न्यायालय है उसका प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार हुआ। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन, मतलब इसमें कितने लोग हैं? तो 34 जजेस होते हैं। 2019 में सितंबर में जोड़े गए थे। ठीक है, पहले 31 थे, ओके, फिर 34 कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा नियुक्ति किस तरह से होती है? तो कॉलेजियम प्रोसेस से होती है। कॉलेजियम प्रोसेस क्या होती है वो हम आपको बता चुके हैं। इनके लिए जो संविधान है वो इनकी मतलब संविधान जो संसद है वो इनके न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है और इनकी सैलरी में चेंज कर सकती है, बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ वित्तीय आपातकाल के टाइम पर ही इनकी सैलरी कम होती है। अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमारी क्वालिफिकेशन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। जो कॉलेजियम होता है उसमें एक सीजेआई होते हैं और 4 अदर जजेस होते हैं। कॉलेजियम प्रोसेस में क्या होता है? ये पहले गवर्नमेंट के पास भेजते हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से नाम भेजती है, उसके बाद फाइनली जो भी इनको लगता है कॉलेजियम को वो नाम को ये बताते हैं, फाइनल जो नाम देते हैं वो सरकार को देते हैं, उनको नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा इनको हटाने के लिए महाभियोग प्रोसेस होती है। महाभियोग जो प्रोसेस होती है वो आपकी किस तरह से होती है? लोकसभा में स्टार्ट होता है। ठीक है, लोकसभा में स्टार्ट होता है तो 100 लोग लिखित में नोटिस देते हैं, राज्यसभा में स्टार्ट होता है तो 50 लोग देते हैं। ठीक है, उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए दोनों में और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है तो इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। अभी तक किसी को नहीं हटाया गया। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम भी हमने देख लिया। ये संविधान में कहीं पे नहीं लिखा है, ये 3 मामलों से आया था। ठीक है,
और इसके बाद कॉलेजियम की वर्किंग भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे कॉलेजियम जो है उसकी जगह पे एनजेएसी आया, एनजेएसी, लेकिन यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय उसने इसको मना कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि अगर आप एनजेएसी लेके आते हैं तो यहाँ पे जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके थ्रू अगर हम रिक्रूट कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति कर रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट है। अगर आप एनजेसी लेके आते हैं और इसमें सरकार के लोग होते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, आपके कानून मंत्री हैं, बाकी जो सदस्य हैं, जो 2 सदस्य ना उसमें आप सरकार के लोग बुला सकते हो, तो यहाँ पे जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें आप चेंज कर रहे हो, इंडिपेंडेंट होने की जो बात है सर्वोच्च न्यायालय की, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो हमारी न्यायपालिका को इससे खतरा है, इसलिए इसको मना कर दिया गया। ठीक है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 सीनियर जजेस होंगे और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होंगे और 2 एमिनेंट पर्संस होंगे, जिसमें एक SC ST का होगा। ठीक है, ओके, तो ये बेसिकली हमारे एनजेसी में था। एनजेसी हम पढ़ चुके हैं, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, ये आपको याद रखना है। पर इसको जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने मना कर दिया, इसने कॉलेजियम प्रणाली को ही बरकरार रखा। ठीक है, इन्होंने बोला कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ है अगर आप एनजेसी लेके आ रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एक्टिंग चीफ जस्टिस, जिसको हमने क्या देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, अनुपस्थित हैं, असमर्थ है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस को रखा जाता है। एड हॉक जजेस क्या होते हैं, जब कमी कोरम पूरा नहीं होता है, जजेस में की संख्या में कमी होती है, तो एड हॉक जज रखे जाते हैं। रिटायर्ड जज वो होते हैं जो कोई भी जज रिटायर हो चुके हैं और अब वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं, तो उनसे अनुरोध किया जाता है कि आप बन जाएं। ठीक है, राष्ट्रपति की प्रायर अनुमति के बाद वो क्या हो जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन जाते हैं और उनको वही सारे क्षेत्राधिकार मिलते हैं, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते नहीं है, मतलब उनको न्यायाधीश नहीं माना जाता, लेकिन वो काम सभी करते हैं और उनको सारी की सारी वही सारी फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, इंडिपेंडेंस देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट बना रखा है। जुडिशियरी को हमने किससे इंडिपेंडेंट कर रखा है, हमारी जो विधायिका है उससे भी और जो हमारी कार्यपालिका है उससे भी। ठीक है, यहाँ पे हमने ज्यूरिडिक्शन में 5 तरह के ज्यूरिडिक्शन देखे, जो आपको पता ही है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सुप्रीम कोर्ट से लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट क्या है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो भारत के किस स्रोत में से न्यायालय की संघीय व्यवस्था की अवधारणा प्राप्त हुई? ठीक है, भारत के किस स्रोत से न्यायालय का संघीय व्यवस्था हमें पता चली है? संघीय व्यवस्था कहां से आती है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल पहले ही पेज में लिखा हुआ था। ठीक है, अभी हमने रिवाइज भी किया, हमने काफी सारा पढ़ लिया था तो इसलिए हमने रिवाइज कर लिया यहाँ पे। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से संघीय व्यवस्था बताता है। ठीक है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है हमारे यहाँ पे। उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है ये बताना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय की रचना और उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है, सही है ये तो। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था, बिल्कुल किया गया था 28 जनवरी 1950 को। 26 को संविधान लागू हुआ था, 28 को। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 35 जजेस हैं। नहीं भाई, 35 नहीं है, कितने हैं? 34 जजेस हैं, तो यही गलत हो गया आपका। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल की जाती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए कौन सी योग्यता गलत है? इनमें से कौन सी चीज गलत है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए? ठीक है, तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली चीज तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसे संसद की नजर में एक सम्मानित न्यायविद होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कम से कम 10 वर्ष के लिए, या तो ये या फिर ये। ठीक है, ये या फिर ये। 10 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय के वकील होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो सम्मानित न्यायविद होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति की नजर में, संसद की नजर में एक सम्मानित न्यायविद हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, तो यही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए और पूरा सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक डिस्कस किया। तो यहाँ पे हम ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।